वन डायमेंशन मोशन यानी एक विमीय गति। मैं यहाँ पर पूरे उसके कॉन्सेप्ट फार्मूले लिख रहा हूँ, ठीक है, एक एक करके आप भी साथ साथ लिख सकते हैं और साथ साथ याद कर सकते हैं। फिर अपन पिछले 10-12 वर्षों में कितने क्वेश्चन पूछे गए उससे उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें नहीं लिखूंगा क्योंकि अपन साल भर पढ़ चुके हैं उसमें। जैसे इसमें कहानी स्टार्ट होती है डिस्टेंस से। कहाँ से? डिस्टेंस, ठीक है, क्या कहते हैं? दूरी, ठीक है। और क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं हिंदी में? विस्थापन, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ, ठीक, एक्चुअल, वास्तविक लंबाई, या कह सकते हैं सिंपल पाथ, पाथ लेंथ, पथ की लंबाई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक, यानी दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी, ठीक, मिनिमम डिस्टेंस किनके बीच में? बिटवीन टू पॉइंट, ठीक। अगर कोई वस्तु या कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, सीधी लाइन पे चल रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे होते हैं? उनके मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए। फॉर स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा के लिए, इतनी हिंदी समझ लेंगे ना, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सरल रेखा, इसके लिए क्या होता है? जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अगर मैं d मान लूं और डिस्प्लेसमेंट को सपोज x मान लूं, तो x बार, क्योंकि x बार क्यों लिखा? x वेक्टर है ये, क्योंकि विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि होती है, तो इन दोनों का परिमाण कैसा होता है? बराबर होता है। डिस्टेंस तो स्केलर है, तो d बराबर क्या हो गया? x बार। अब बात करें हम स्पीड की। स्पीड को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और हम बात करेंगे वेग की, यानी कि वेलोसिटी की। इसको क्या कहते हैं? वेग कहते हैं हिंदी में। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। अगर कोई वस्तु सरल रेखा पर चल रही है तो इसका मतलब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पर चल रही है, तो जो स्पीड है वही उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें यहीं पर, तो स्पीड हो गई v और v बार क्या हो गया? वेलोसिटी। तो दोनों कैसे हैं? बराबर हैं स्ट्रेट लाइन के लिए, सरल रेखा के लिए, ठीक है। हमें यह भी पता है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से अधिक या बराबर हो सकती है, ठीक है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, यह भी अपने को पता है। स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है, यह भी हम जानते हैं। अब स्पीड की कहानी देखें तो स्पीड में हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए थे। देखो, स्पीड में पहले हमने लिया था कांस्टेंट स्पीड, ये अपन जानते हैं स्पीड कांस्टेंट रहे। फिर लिया था एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए एक फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी x1 प्लस x2 और भी हो तो डिवाइड बाय t1 प्लस t2 एंड सो ऑन, ये लेते हैं, ठीक है। एक फार्मूला और लिया था हमने, ध्यान आ रहा है? x1 को क्या लिखते थे? v1 t1 v2 t2 एंड सो ऑन डिवाइड बाय t1 प्लस t2 एंड सो ऑन, ठीक है। एक फॉर्मूला हम और लिए थे, अगर इसको x1 प्लस x2 ही लें और नीचे t1 को क्या लिख दें? x अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 एंड सो ऑन। इससे हमने एक फॉर्मूला बनाया था v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाय
2, और इससे हमने एक फॉर्मूला बनाया था V एवरेज इक्वल टू 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ध्यान आ रहा है? ये फॉर्मूला कब था? जब टाइम सेम हो, जर्नी में समय समान लगे तो V1 प्लस V2 बाई 2 ये औसत चाल होती है। ये फॉर्मूला जब दूरी समान हो, आप सरल रेखा पे चल रहे हैं, ठीक है, पहले जितनी दूरी तय करी उतनी ही आगे भी दूरी तय करी। समय अलग अलग लग सकता है, लेकिन दूरी अगर समान है तो एवरेज स्पीड क्या होगी? 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। ये वाला सीधा सीधा नीट में पूछा गया है, सीधे फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला तो ये पूछा जा सकता है। अब हम कुछ इनके ग्राफ की बात करेंगे। अच्छा, पहले त्वरण और देख लें। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यानी त्वरण। त्वरण कहते हैं, जरा बताओ, त्वरण बराबर क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, ये डेल्टा भी, ये भी वेक्टर है, राइट। त्वरण की दिशा कहां होती है? चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज जरूर आना चाहिए, वेग परिवर्तन की दिशा में होना चाहिए, ठीक है। चलो, अच्छी बात है, ये भी वेक्टर है। अब हम कुछ ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में सबसे पहले आएगा पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या कहते हैं इसको? स्थिति समय ग्राफ, ठीक है, स्थिति समय ग्राफ। देखिए, मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूं कि एक ही पेज पे पूरी लगभग आ जाए, या 2 पेज लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप भी छोटा छोटा लिख सकते हैं। देखो, चलो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ग्राफ बनाना है ना, बोर्ड पे तो कितना भी बड़ा बनाया जा सकता है, साफ साफ दिखेगा। मैं यहां स्थिति ले रहा हूं और यहां समय ले रहा हूं। एक ग्राफ बनेगा इसका, ये ग्राफ नंबर 1 क्या शो करेगा? समय के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? 0, स्पीड 0 है, स्थिर है ये। अगर मैं कहूं आपसे ग्राफ ऐसा है, तो इसका मतलब ये कुछ एंगल है, ठीक है। ध्यान देना, बाई एक्सेस पर कौन है? एक्स, पोजीशन एक्स एक्सेस पर समय है। तो अगर हम बाई एक्सेस पे जो भी राशि हो उसमें एक्स एक्सेस पर जो राशि है उससे डिवाइड करें तो उसको कहते हैं स्लोप, यानी एक्स अपॉन टी क्या बनेगी? स्लोप। स्लोप मतलब कोण, ये कोण बनेगा, एंगल, उसका tan ले लेते हैं। तो ये बताओ, ये कोण अगर थीटा बन रहा है तो एक्स अपॉन टी होता क्या, जरा बता सकते हैं? एक्स अपॉन टी क्या होगा? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, स्पीड या वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा यहां पर, या चाल बराबर क्या होगा, या स्पीड बराबर क्या होगा, वेग बराबर क्या होगा? tan थीटा। जो भी कोण दिया हो उसका tan ले लो, ठीक है। तो ये एंगल तो कांस्टेंट है, तो यहां क्या शो कर रहा है? v, दूसरा नंबर ग्राफ, v बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो v कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? 0। ये ग्राफ एक्सीलरेशन 0 को शो कर रहा है। ये ग्राफ आ जाओ 3 नंबर का, इसमें देखो कोण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सीलरेशन है, कांस्टेंट है। 4 नंबर के ग्राफ पे आ जाओ। ये ग्राफ आप देखो, कोण धीरे धीरे, एंगल धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो 4 क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है? धीरे धीरे। यहां पर आप देखेंगे ऐसे, ये ग्राफ, यहां पर वेलोसिटी बढ़ना और ये एंगल घटना, तो वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव हुआ, लेकिन कांस्टेंट। एक ग्राफ में इसी में बना दूं, ये बना दिया मैंने, देखो ऐसा ग्राफ। ये ग्राफ क्या शो करेगा? 5 नंबर का,
कि यहां पर जो एंगल है ना वो मोर देन 90 है। अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये कोण जो बनेगा वो मोर देन 90। मोर देन 90 में 10 की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है यहां पर? नेगेटिव। लेकिन कांस्टेंट है, जो भी है कांस्टेंट है, नियत है। तो यहां एक्सीलरेशन इसमें भी क्या हुआ? 0। एक लास्ट छठवां ग्राफ है ऐसी टाइम एक्सेस के ऊपर पैरेलल, टाइम एक्सेस के ऊपर वाई के पैरेलल लाइन खींच दो। ये छठवां ग्राफ ये शो करेगा कि एंगल कितना है? 90 है। तो 10 90 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। तो यहां पर वेलोसिटी को क्या बता रहा है? इनफाइनाइट। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है जो ये वाला है। ठीक है, ये हो गई पोजीशन टाइम ग्राफ। ऐसे ही ग्राफ होता है स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। अब हम बात करेंगे वीटी ग्राफ की। बिल्कुल 5-6 ग्राफ ये बने हैं तो 6 ग्राफ उसमें बनेंगे। देखो ये V और ये T। ग्राफ नंबर 1 क्या बताएगा? बताओ, ग्राफ नंबर 1 क्या बता रहा है? सभी बताओ कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेग नियत है, V नियत है, कांस्टेंट है। ग्राफ नंबर 2 ये वाला था, क्या बता रहा है? अब देखो बाई एक्सेस पे V है और एक्स एक्सेस पे टाइम है, तो V बाई टी यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो ये इसका एंगल तो कांस्टेंट है, तो क्या होगा? A बराबर कांस्टेंट। ये ग्राफ बता रहा है A बराबर कांस्टेंट, लेकिन स्पीड तो बढ़ रही है, लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, उसके बढ़ने की दर कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि A बराबर क्या होता है? tan थीटा, वीटी ग्राफ में। अब आ जाओ अगला ग्राफ नंबर 3, बताओ ग्राफ नंबर 3 क्या बताएगा? एंगल बढ़ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। ग्राफ नंबर 4 एक्सीलरेशन कम हो रहा है। ग्राफ नंबर 5 एक्सीलरेशन नेगेटिव है, कांस्टेंट है। ग्राफ नंबर 6 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। समझ आई बात? एक और ग्राफ देखें, ये वीटी ग्राफ है, और मान लो ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ है, वीटी ग्राफ। ठीक है, प्रश्न उठता है कि पहले ये बताओ आप कि ये स्पीड टाइम ग्राफ हो सकता है क्या? वीटी ग्राफ है तो V तो स्पीड भी हो सकती है और आपकी वेलोसिटी भी हो सकती है, चाल भी हो सकती है और वेग भी हो सकता है। तो क्या वीटी ग्राफ जो ये बना है ये चाल समय ग्राफ है या वेग समय ग्राफ है, या दोनों ही हो सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हो सकता है, वेग समय ग्राफ हो सकता है, स्पीड टाइम ग्राफ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कभी भी जो स्पीड है ना वो नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। और इसमें जो ये जो है इसके नीचे आ गया ग्राफ, यानी ये इतनी स्पीड को तो क्या बता रहा है? ये नेगेटिव। तो स्पीड टाइम ग्राफ तो नहीं है, तो फिर कौन सा ग्राफ है? ये वीटी ग्राफ। ये वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है। समझ आ गई बात? और वेग समय ग्राफ का जो एरिया होता है, ये एरिया है, ये वाला भी एरिया है, और इधर भी हो तो ये वाला भी एरिया है। कितने एरिया हो गए? 3। इस ग्राफ में 3 है, हर ग्राफ में 3 नहीं मिलेंगे, कुछ और भी ज्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं। तो एरिया, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या बताता है? V और T का गुणा करो, V और V इंटू टी क्या आता है? ये आपको जरूरत पड़ेगी। V इंटू टी क्या आता है? डायमेंशन से सोचो। V क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन LT माइनस 1, T टाइम हो गया, टाइम से टाइम कट गया, L बचा, मतलब या तो डिस्टेंस होगी या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब एरिया जो होगा वीटी ग्राफ का वो या तो क्या देगा?
डिस्टेंस के बराबर होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ठीक है, या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, या तो दूरी के बराबर होगा या विस्थापन के बराबर होगा। अब कब दूरी के बराबर होगा और कब विस्थापन के बराबर होगा, उसकी कहानी यह है, देखो कि अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं d, तो सारे एरिया जोड़ दो निकाल के। कितने एरिया बन रहे हैं इसमें? 3। तो इसलिए मैंने मॉड में लिखा है। मॉड का मतलब माइनस प्लस का ध्यान ना रखते हुए सीधे इसका 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 जोड़ दो। जैसी आकृति बन रही है, यहां 3 त्रिभुज बन रहे हैं, ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ट्राइंगल का एरिया निकालो 1/2 बेस इंटू हाइट और सबको जोड़ दो, बस डिस्टेंस आ गई। डिस्प्लेसमेंट निकालना हो x बार, तो क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट में? डिस्प्लेसमेंट में ये जो नीचे है वो नेगेटिव लेंगे और जो पॉजिटिव है एरिया पॉजिटिव, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव। यानी इसमें क्या पॉजिटिव आएगा? A1 पॉजिटिव है, A2 नेगेटिव है और A3 फिर से पॉजिटिव है। एरिया निकालेंगे इसमें भी, लेकिन जो नेगेटिव है वो माइनस करेंगे, पॉजिटिव है वो सीधे सीधे प्लस करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो हम ऐसे इस ग्राफ की हेल्प से हम VT निकाल सकते हैं, VT ग्राफ की हेल्प से एरिया निकालेंगे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां कुछ लेते हैं हम एक बॉक्स में इक्वेशन। v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस AT, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और बोलो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसका यूज करेंगे। s nवे समय में या nवे सेकंड में चली गई दूरी, u प्लस a/2 2n माइनस 1। ठीक है, क्लियर? एक और है s इक्वल टू u प्लस v/2 u प्लस यानी एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, यानी u प्लस v/2 कर दोगे तो एवरेज आ गई इनटू टाइम। जब एक्सेलरेशन नहीं दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी दियो, प्रारंभिक वेग दिया हो, अंतिम वेग दिया हो, समय दिया हो, s निकालना हो, s इक्वल टू u प्लस v/2 इंटू टी करो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये मेन फॉर्मूले हैं जिनसे अभी हम जब सवाल करना स्टार्ट करेंगे अभी तो वो होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्सेलरेशन है ये कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट नियत। लेकिन अगर नियत नहीं है तो फिर कहानी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की आएगी। वो इधर से देखते हैं कुछ और फार्मूले। पहली बात, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है x। ठीक है, x क्या हो गया? बताओ क्या है? x क्या है? x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में समझते हैं ना, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी निकालें तो क्या आ जाएगा? dx वेक्टर अपॉन dt, यानी x डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन का समय के साथ डिफरेंशियल कर लो, अवकलन कर लो। एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, बोलो dv ओवर dt, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेग में परिवर्तन की दर समय। समझ आ गई बात? dv ओवर dt। इसी फॉर्मूले को एक और बनाते हैं, मुख्य फार्मूला है। इसमें dv
अपॉन डी टी दिया है, आप dx से ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो आप देखोगे कि ये जो dx अपॉन dt है ये क्या बन गया, जरा बताओ, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी dv ओवर dx बना रहने दो, समझ आ गई बात। तो अब ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो a बराबर क्या आ गया बोलो, v dv ओवर dx। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए। a बराबर v dv ओवर dx, a बराबर v dv ओवर dx। साथ साथ याद भी करते चलना, क्योंकि ये एक इस बोर्ड पे पूरी काइनेमेटिक्स का जो रिवीजन है पूरा हो जाएगा। जो अपन ने 7-8-10 दिन में पढ़ा था वो एक दिन में ही हो जाएगा, ठीक है। जो पहली बार अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, क्योंकि रिवीजन में थोड़ा सा फास्ट चलता है और एक ही दिन में सारा करना पड़ता है। जो हमने 7-8 दिन में किया था वो एक दिन का है। अब क्या इसमें कहानी हुई देखो, a इक्वल टू वी डी वी ओवर डी एक्स है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है और उससे हमें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी दिया है उससे एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। इससे ये निकालना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल, यानी dv ओवर dt। इससे ये निकालना है तो डिफरेंशियल dv ओवर, सॉरी ये dx होगा, x से v निकालना है तो dx ओवर dt, v से ये निकालना है तो dv ओवर dt। लेकिन अब उल्टा करना है, a से मुझे v निकालना है, तो v इक्वल टू इंटीग्रल a dt। इंटीग्रल करते हैं, v से मुझे x निकालना है तो x इक्वल टू इंटीग्रल v dt, ठीक है। और लिमिट लगा देंगे, कहां से कहां निकालना है। जैसे इसमें लिमिट लग जाएगी t1 से t2, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला। थोड़ा सा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन भी सीख लेते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। यहीं पर लिख देता हूं, जितनी जरूरत पड़ेगी उतना, पूरा नहीं बता रहा, वरना 7-8 दिन में तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ही पढ़े थे अपन ने रेगुलर में। जैसे x बराबर t की पावर n है, x बराबर क्या है, t की पावर n, मुझे डिफरेंशियल करना है dx अपॉन dt। तो जो n है वो आगे ले लो और इस t की पावर जो n है उसमें से n आगे ले लो और एक पावर माइनस कर लो, तो क्या बन गया, n t की पावर n-1। यही 90% सवालों में नीट में लगता है। तो अगर एक ही याद कर लिया तो काम चल जाएगा, समझ आ गई बात। इंटीग्रेशन की बात करें, इसी का मुझे मान लो इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल t की पावर n dt। इसमें उल्टा होता है, इसमें जो t की पावर n है सबसे पहले इसमें एक ऐड करो, जोड़ दिया, एक ऐड कर दिया, जो जोड़ के आया उतने से ही भाग कर दो, बस हो गया इंटीग्रेशन। बस इस n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, बस ये चेक कर लेना, बाकी पावर कोई भी हो, ठीक है। लिमिट जब खोलते हैं, इसमें लिमिट लगा दी, मान लो मैंने यहां पे t1 से t2, तो इस t की जगह पहले ऊपर की लिमिट लिखेंगे t2, फिर माइनस करके इसी t की जगह क्या लिखेंगे, t1 लिखेंगे। समझ आई बात। लिमिट खोलना आता है कि बता दूं, देखो इसको खोलना है, मान लो तो ये 1/n+1 तो ये आ गया, ब्रैकेट में इस t की जगह ये लिख दो ऊपर वाला, सबसे पहले ऊपर वाला क्या आएगा, t2 की पावर कितनी है, n+1, माइनस इसी t की जगह क्या लिखेंगे, ये t1, तो t1 की पावर n+1। बंद कर दो, बस हो गया उत्तर।
ठीक है, ऐसे लिमिट खोलते हैं और ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन है जो कि अपने को यूज करना पड़ेगा। इतना पार्ट हमें यहां यूज करना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि ये तो हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट ना हो तो अपन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम गुरुत्व के अधीन गति की बात करें, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, इसकी बात करें, गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। ये पूरा माइंड मैप है, समझ लो। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, ए बराबर बस जी पुट करना है। ए बराबर जहां जहां फॉर्मूले हैं ए की जगह क्या पुट करना है, जी, और कुछ पुट नहीं करना, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले बनाते हैं, देखो कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन बनाई मैंने, पहला, एक वस्तु को हम किसी ऊंचाई h से गिरा रहे हैं, टपका रहे हैं तो क्या होगा, u बराबर 0, ठीक है। ये ग्राउंड है। तो इसमें अगर हम फॉर्मूला देखें तो सबसे पहला फॉर्मूला मन में सोचो, v बराबर u प्लस ए टी। तो जब ये नीचे गिरेगी, मान लो t टाइम में नीचे गिर रही है, तो v बराबर u तो 0, a की जगह g तो t, यानी इसका टकराने पे वेग कितना होगा, यहाँ v बराबर जी टी। दूसरे फॉर्मूले का यूज करो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो कितना वेग होगा, बोलो। v स्क्वायर बराबर u तो 0 है, 2gh बचा, स्क्वायर से रूट लग जाएगा, तो यही कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2gh। यहां से नीचे आने में कितना टाइम लगा, तो टाइम के लिए फॉर्मूला लो, एक तो यही वाला ले सकते हैं, v बराबर जी टी आ रहा है, तो t बराबर कितना टाइम लग गया, बताओ, t बराबर v बाय जी, ठीक है। ये हो सकता है। दूसरा, एक फॉर्मूला लगाओ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मन में सोचना है, s यानी h, s इक्वल टू यू टी, यू तो 0 है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू कितनी आई सोच के बताओ, अंडर रूट में 2h बाय जी, तो कितना टाइम लगेगा यहां आने में, या तो v बाई जी या अंडर रूट 2h बाई जी। बस हो गया पहला केस खत्म। दूसरा केस, मैं ये कर रहा हूं कि यही टावर है जिसकी हाइट h है, और एक बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूं u वेलोसिटी से, टपका नहीं रहा, गिरा नहीं रहा, मैं ऊपर फेंक रहा हूं। जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो इसका जो पथ है वो कैसा होगा, ये ऊपर ऐसे जाएगी, थोड़ी तो ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, तो ये ऊपर गई और ऊपर से फिर नीचे आ गई। समझ आई बात। क्या होता है, जिस लेवल से ये फिर से गुजरती है उस लेवल पर इसकी स्पीड वही होती है जो पहले थी। कितनी स्पीड से फेंका था, u से, तो लौट के आएगी तो अभी भी u, लेकिन डायरेक्शन पलट चुकी होगी। समझ आई बात, डायरेक्शन बदल चुकी होगी। तो अब पहले डायरेक्शन ऊपर थी, अब डायरेक्शन नीचे। जब हम विस्थापन की बात करते हैं तो इनिशियल पॉइंट लेते हैं a, फाइनली कहां आ गई, इस लेवल पर b। तो बताओ, भले ये ऊपर गई, नीचे आई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना है, विस्थापन कितना है, जरा बता दो, विस्थापन कितना है, h है। समझ आई बात। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए, इसमें फॉर्मूला अगर मैं यूज करना चाहूं, ये फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v कौन सा होगा जो टकराएगी उससे, v
u कौन सा होगा? ऊपर वाला, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सा है? नीचे वाला, क्योंकि अंत में तो आ तो नीचे रही है, प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम ये है, तो नीचे की दिशा क्या हो गई? गति की दिशा, तो वो पॉजिटिव होती है। तो यहां 2gh ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। अगर मुझे ये लगाना है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इस केस में s की जगह h, ut, u रहेगा। डायरेक्शन किधर? देखो a से b की डायरेक्शन h हो गई, वो पॉजिटिव है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो पॉजिटिव, u ऊपर है तो नेगेटिव। समझ आई? h इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। h बराबर माइनस यू टी, ये माइनस है यहां देख लेना, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इस केस में लगेगा, अगर कहीं जरूरत पड़े तो। समझ आ गई बात? ठीक बात है। अब आ जाओ तीसरा केस। तीसरे केस में क्या बोल रहा है? अच्छा, इसका ग्राफ और देख लें अपन। पहले वाले गिरा रहे हैं नीचे, तो बीटी ग्राफ क्या होगा जरा बताओ? गिराने पे v समानुपाती क्या है? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t का ग्राफ ये रहेगा। समझ आई? इस वाले में आ जाओ। अब इसको तो ऊपर फेंक रहे हैं, फिर नीचे आ रही है, ठीक है। इसका अपन आगे देखते हैं, पहले तीसरा ग्राफ देख लें, तीसरा वो देख लें। अब मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं बॉडी को, नीचे से ऊपर। अच्छा, इसमें एस टी ग्राफ बता सकते हो? पहले वाले में भी, पहले वाले में एस टी ग्राफ, अगर हम इसमें ये फॉर्मूला लगा लें, एस इक्वल टू यू तो जीरो, हाफ जी टी स्क्वायर लगेगा, तो एस और टी पैराबोला बन रहा है। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसमें क्या है? टी स्क्वायर, तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इस पहले के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरह से। अब तीसरा केस हम क्या कर रहे हैं, h हाइट है, यहां नीचे से इसको u वेग से फेंक रहे हैं ऊपर, और ऊपर जाके यहां ये रुक गई, यहां रुक गई, यहीं तक गई। तो बताइए कौन से फॉर्मूले लगाएं? पहले अपन लगाएं v बराबर u प्लस एटी, u प्लस एटी, तो a की जगह जीरो, v की जगह सॉरी a की जगह g और u की जगह u और v की जगह क्या है? जीरो। तो यहां से टाइम कितना निकला? u बाय जी, ठीक है। अच्छा, ये बॉडी ऊपर तक जाएगी, यहां तक, यहां इसकी वेग जीरो हो जाएगी, फिर लौट के भी तो आएगी। तो ऊपर जाना, फिर ऊपर से ठीक नीचे आना, समय बराबर लगता है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2u बाय जी, u बाई जी ऊपर जाने में और u बाई जी ऊपर से नीचे आने में, ठीक बात है। चलो अगला, अगर मैं इसमें ये यूज करूं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ऊपर जा रही है, गति की दिशा भी ऊपर है, ठीक है। 2g और कितना आ जाएगा? s। अब g लेके नीचे है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है, तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस v, तो क्या हो गया? अंतिम वेग कितना हो गया? जीरो। तो बताओ यहां से u की वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट 2gh। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकना है और उसको h ऊंचाई तक ले जाना है, तो इतना वेग देना पड़ेगा। कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? अंडर रूट 2gh। इससे कम दोगे तो h ऊंचाई तक नहीं जाएगी। तो h ऊंचाई तक भेजने के लिए आपको वेलोसिटी कितनी चाहिए, वेग कितना चाहिए? अंडर रूट 2gh, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा, इसका vt ग्राफ बताएं जरा, इसका क्या बनेगा? vt ग्राफ यानी, अब देखो आप कहोगे कि v तो जीरो हो गया, लेकिन हर टाइम पे जीरो थोड़ी हो गया, पहले तो v धीरे धीरे घटेगा ना।
एकदम जीरो थोड़ी हो गया, v बदल रहा है, लास्ट में जीरो हो गया है। तो ये t बराबर जीरो पे v जीरो थोड़ी है, t बराबर जीरो पे तो v u है, फिर u की वैल्यू घटती गई। तो अब इसके लिए फॉर्मूला यूज करो, v बराबर u माइनस का gt। क्यों माइनस क्यों लगाया? बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं, बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो g नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है तो g उसको रोक रहा है, उसकी स्पीड को कम कर रहा है, तो इसलिए माइनस आया। तो आपको ग्राफ समझाया था, ये किस टाइप का ग्राफ है? y बराबर माइनस mx और प्लस का ये c टाइप का ग्राफ है। कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ आई बात? और पूरा ग्राफ देखना हो तो इसको आगे भी बढ़ा देंगे। क्यों? बाद में जब लौटेगा तो स्पीड की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। स्पीड में तो डायरेक्शन होती नहीं है, तो वो नेगेटिव हो गया नीचे। स्पीड ग्राफ बनाना हो इसका, ये वेलोसिटी टाइम है, ये कौन सा है? वेलोसिटी टाइम है। लेकिन हम अगर स्पीड टाइम ग्राफ बनाना चाहते हैं, स्पीड टाइम, तो आधा ग्राफ तो सही है, कोई समस्या नहीं है इसमें। इस आधे ग्राफ में कोई समस्या नहीं है कि स्पीड पॉजिटिव ही होती है। इस आधे ग्राफ में समस्या है, तो इसको क्या कर दो, ऊपर इसकी मिरर इमेज बना दो, तो ये स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। ठीक है, थोड़ी सी रिलेटिव स्पीड की बात कर लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी की। बाकी डिटेल में आप रेगुलर बैच में जो समझाया था उसी से देखना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के पिछले अगर कुछ वर्षों में देखें तो बहुत ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए, या 2018 के बाद तो एक भी नहीं पूछा गया। फिर भी रेगुलर बैच में बहुत दिन अपन ने रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन पढ़ाए थे। ठीक है, तो उनको एक बार रिवाइज कर लेना। इस क्रैश कोर्स में मैं जितनी ज़रूरत है उतना बता रहा हूँ। ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में चाहिए, क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, सिंपल, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ए जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में बी भी जा रहा है, तो ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड निकालना हो, वेक्टर हटा देंगे तो क्या आएगा? वी ए माइनस वी बी, घटाना पड़ेगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो घटाना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, दूसरा अपोजिट आ रहे हैं, जैसे ए जा रहा है इधर वी ए बेग से, बी इधर आ रहा है कितने से? वी बी से। हमें निकालना है ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में, जोड़ दो वी ए प्लस वी बी। सेम डायरेक्शन में घटा दो, अपोजिट में आ रहे हैं जोड़ दो। किसी और एंगल पर जा रहे हैं तो वेक्टर लगाओ, फिर अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा, थीटा की जगह वो एंगल आ जाएगा। ये सिंपल सा रिलेटिव वेलोसिटी का इतना सा कॉन्सेप्ट है। एक फार्मूला था, आप उसको डायरेक्ट याद कर लेना, मैंने सवाल करवाया था पूरा डिटेल में, स्टेयर केस का था, ध्यान आ रहा है? सीढ़ियां होती हैं जो लिफ्ट वाली, वो एक्सीलरेटर जिसको बोलते हैं। एक पर्सन एक्सीलरेटर रेस्ट में है और वो खुद चल रहा है, तो कुछ t1 टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर पर्सन रेस्ट में है और एक्सीलरेटर चल रहा है तो t2 टाइम लग रहा है। अब क्या हुआ? दोनों चल रहे हैं, यानी चलते हुए एक्सीलरेटर पर वो खुद भी चल रहा है, तो अब कितना टाइम लगेगा? पूरा डिटेल में समझाया था, फॉर्मूला सीधे याद कर लो, t बराबर t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये कहीं अपन यूज करते हैं। तो कुछ जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उनको तो रट लेना चाहिए, चेंज होगा ही नहीं, ज़्यादा चेंज होगा तो t1 t2 की वैल्यू चेंज होगी, तो इसमें रख दो, पुट कर दो। ठीक है,
तो इतना आपको रिवाइज करना है नीट के लिए। ये जो मैंने माइंड मैप टाइप का बनाया है, इसको एक बार यहाँ से मैं धीरे से स्लाइड कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा। और ये इतना रटा होना चाहिए आपको, तब अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ से हमने देखो स्टार्ट किया था, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन, ये सारी स्पीड, वेलोसिटी के फार्मूले, ठीक है। वी एवरेज v1 v2 बाई 2, वी एवरेज 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये कब यूज़ करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये 6 ग्राफ हैं, हो सकता है वेलोसिटी नेगेटिव होती है। इसका एरिया निकाल लो तो डिस्टेंस निकलेगा या डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। डिस्टेंस निकालने के लिए सब जोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो माइनस में हो उसको घटाना भी है, ठीक है। इधर आ जाओ। फिर उसके बाद हमने ये इंटीग्रल डिफरेंशियल देखा कि x डिस्प्लेसमेंट दिया है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, dx ओवर dt, एक्सेलरेशन dv ओवर dt, ठीक है। और एक्सेलरेशन का एक और महत्वपूर्ण फार्मूला a इक्वल टू वी dv ओवर dx। x से v निकालना है, डिफरेंशियल करना पड़ेगा, v से a निकालना है, डिफरेंशियल करना पड़ेगा। उल्टा करना हो तो एक्सेलरेशन, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन की ये लिमिट लगाती है। फिर मैंने आपको थोड़ा सिखा दिया कि जिनको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं आता तो इतना ही जरूरत पड़ेगा इसमें काइनेमेटिक्स में। x बराबर t की पावर n है, डिफरेंशियल करना है, n को आगे लो, t की पावर n माइनस 1, t की पावर n का इंटीग्रल करना है, एक जोड़ो पावर में और जितना आया उतने से ही भाग कर दो, बस हो गया। बस n की वैल्यू -1 ना हो। लिमिट रखने के लिए पहले ऊपरी सीमा लिखो, माइनस करके ये नीचे वाली सीमा रख दो, बस यही उत्तर आ गया। फिर हमने देखा मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी गुरुत्व के अधीन गति। ये 3 केस बनते हैं। एक जस्ट गिरा रहे हैं तब क्या कहानी है, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तब क्या कहानी है, और यहाँ पर नीचे से ऊपर फेंकें तो क्या बनेगा। इनके ग्राफ भी देख लिए अपन ने, कैसा ग्राफ बनेगा। एकदम ये जो बोर्ड पे है ना छपा हुआ है, वैसा पूरा का पूरा इमेज आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, ठीक है। तब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। करें क्वेश्चंस। ये है, देखो इतनी इमेज आप दिमाग में बना लो, ये वन डायमेंशन मोशन खत्म हो गया। है ना, याद कर लो सारा, ये देखना ना पड़े। और आप लोग करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। पढ़ो और करके देखो जरा। ए हो सकता है, पक्का। चलो करते हैं। A stone falls freely, it covers distance h1, h2, h3 पहले 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड। यानी h1 दूरी कितने में, h1 दूरी पहले 5 सेकेंड में। और देखो फ्री फॉल, यानी गिरा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। तो फार्मूला बताओ, हाफ gt स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर, टी की जगह 5 का स्क्वायर 25, सीधे ऐसे ही लिखेंगे 25, ठीक है। h2 बताओ, h2 में क्या करेंगे हम, इसमें कल्पना वहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी इमेजिन करेंगे वहीं से जहां से गिरा रहे थे। तो गिरा रहे थे तो पहले 5 लगे, फिर और आगे आया, नेक्स्ट 5 और लगे, तो टोटल टाइम कितना लगा, 10। तभी तो प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी 0 कर पाएंगे। तो फिर से यही फॉर्मूला हाफ gt स्क्वायर तब लगा पाएंगे जब आप कहानी शुरू से स्टार्ट करोगे। तो हाफ, अच्छा h2 ये डिस्टेंस जो है h2 वो कब है, नेक्स्ट 5 सेकेंड में है। तो शुरू से कहानी स्टार्ट करी तो शुरू में h1 तो तय हो ही गई, h2 भी हुई, तो बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, टी कितना, 5 और 5 10, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है।
तीसरे पे आ जाओ H3 में। अब अगले 5 सेकंड में H3 दूरी तय हो रही है, कहानी शुरू से स्टार्ट हो रही है। तो पहले 5 में H1, दूसरे 5 में H2, तीसरे 5 में H3। तो पूरी कहानी शुरू से स्टार्ट करो। H1 प्लस H2 प्लस H3 बराबर कितना, फिर से वही, U तो 0 हाफ G। कितना टाइम लग गया? 15 सेकंड, 15 सेकंड, 15 का स्क्वायर कर लो, 225। अब सोचो H1 तो ये आ गया, ठीक है। अब H2 कितना आ जाएगा? यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। H2 कितना आ जाएगा देखना। H2, H1 कितना था? H1 था 25 G/2, तो G/2 तो सब में है, तो G/2 तो अपन क्या कर लें, कॉमन ही ले लें। तो बोलो अब H1 ये 25 100 में से घट जाएंगे बस, तो 75 कितना हो गया? 75, ठीक है। अब H3 निकालो जरा, बताओ। ये H1 प्लस H2 पूरा, इसकी वैल्यू कितनी है? 100। G/2 तो इसमें भी थे। इस 100 में 225 में 100 घटा दो, 125, बस हो गया उत्तर। अब जब सोचो G/2 तो सब में है, H1 25 है, H2 3 गुना है, 25 3 75, H3 5 गुना है। तो इसका मतलब आप ऑप्शन में देखो, ये H2 H1 का कितना गुना? 3 का इधर हो जाएगा 3 गुना। ये H3 कितने गुना? 5 गुना H1 का। तो यही उत्तर हो गया। समझ आ गई बात? तो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मिटा दूं इसको, करो, पढ़ो थोड़ा सा और खुद से करो, क्योंकि बहुत सारे तो मैं करा ही चुका, आपको करना है। खुद से करो, दिमाग लगाओ। थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है बस। देखो, किसी टावर जिसकी ऊंचाई कितनी है? H। अभी एक केस बताया था, जरा ये बता दो कौन सा केस लग रहा है। 4 स्टेप में सवाल होता है, मैंने बताया था। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना ढंग से और चित्र बनाना अपने दिमाग में कि इसमें हमने जो पढ़ा है उससे क्या रिलेट कर रहा है। गुरुत्व के अधीन गति, ये पक्की बात है, ठीक है। अब गुरुत्व के अधीन 3-4 हमने केसेस पढ़े थे, कौन सा केस इसमें लग रहा है? सेकंड वाला, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है? फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट H अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली, ठीक है, एक वर्टिकली फेंका ऊपर, कितनी स्पीड से? U। तो अब कहानी अपने को तुरंत समझ में आ गई कि ये H हाइट है और यहां से ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यही होगा। और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, यानी कण के द्वारा लिया गया समय, टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स, मान लो n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। वो कहता है कि इसमें 2 समय हैं। एक समय है यहां से A से फेंका, ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, यहां तक का समय, वो हो गया T1। ये जो T1 समय है वो n गुना है किसका? जहां से फेंका था वहां से ऊपर अधिकतम ऊंचाई तक जाने का। अधिकतम ऊंचाई है, यहां तक का समय कितना लगा? यहां पहुंचने में T2 लगा। तो इस T2 का कितना गुना है? n गुना है। तो बताओ इनमें कौन सा सही है, रिलेशन कौन सा सही है? तो ये जो T2 है ये तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे। यहां से यहां ले जाना है, U दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या है? नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाने का समय U/G, अभी देखा था, रटा होना चाहिए एकदम। तो ये तो क्लियर है, n इंटू U/G। ये निकालना बस थोड़ा सा बड़ा है, ये T1। T1 मतलब कहां से यहां तक का नीचे का टाइम। ये और अगर निकल आए तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर से 1 सेकंड, कुछ 1 मिनट दे रहा हूं, करो जरा। T1 आधा मैंने कर दिया, आधा बचा है, बस 50% हो गया। इस T1 की वैल्यू निकाल के यहां रख दोगे, यहां से यहां तक का समय चाहिए, ये निकाल के रख दोगे तो आंसर आ जाएगा।
करो। ऑनलाइन वालों को आ जाए तो जरा जल्दी से आप आंसर में कमेंट्स में आंसर लिख दो फटाफट। देखें क्या आ रहा है। अच्छा, यहां जमीन पर टकराने का वेग कितना होगा ये बता सकते हो? बोलो, जमीन पे जब टकराएगा तो वेग इसमें कितना होगा? ये फॉर्मूला लगा लें, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये भी निकालना है, बताओ कितना? भी बराबर अंडर रूट में, बोलो, यू स्क्वायर प्लस 2gh। बताओ मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा? फेंका तो ऊपर है, आ तो नीचे रहा है ना। इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? डाउनवर्ड है ना, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये हो गया भी। क्या इतने से ही नहीं निकाल सकते अपन? टाइम भी बराबर यू प्लस एटी लगा लो, है ना। भी तो है ही, ये कितना? अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस 2gh। यू ए और इस लेवल और इस लेवल की तुलना करनी है। इस लेवल पर यू ऊपर है कि नहीं है? क्योंकि यहीं से तो टाइम निकालना है यहां तक का, तो यू किधर है? ऊपर। और डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है? डाउनवर्ड। तो यू प्लस का आएगा या माइनस का? माइनस का। तो यू की जगह क्या लिखेंगे? माइनस यू। ए की जगह प्लस का जी या माइनस का जी? प्लस का, क्योंकि नीचे ही है जी टी। बोलो, अपने को तो टी निकालना है। आ गया कि नहीं टी? कितना आ गया? इस टी को T1 लिखेंगे ना, डायरेक्ट बता दो, जिससे कि मैं यहां रख दूं T1 की वैल्यू। बोलो, ये माइनस यू इधर पहुंचे, प्लस यू हो गए, तो यू प्लस अंडर रूट में कितने? यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइड में कितना? जी। हो गया T1। बोलो, बराबर एन यू बाय जी। ऐसे ही कुछ आ रहा है? बताओ। अब इसको सॉल्व करके देखो जरा कौन सा सही आ रहा है। करो, अब तो कर सकते हो। 2000 ये थोड़ा सा बड़ा आया था, एक आध क्वेश्चन कभी कभार बड़ा आ जाता है, वो भी 2014 का है। 2018 के पहले बड़े आते थे, और सारे बड़े नहीं होते थे, एक आध कोई क्वेश्चन बड़ा होता था। 45 में से 40 तो आसान ही होते थे, बस 4-5 क्वेश्चन बड़े होते थे। उन्हीं में से कुछ है ये। करो जरा। अब क्या करेंगे बताओ ऑनलाइन वालों, क्या कमेंट? जी से जी तो उड़ाई दो। बोलो, जी से जी उड़ा दें। अब क्या कर दें? दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, है ना, तो उससे कुछ बनेगा। जी से जी हमने ये खत्म कर दिया। और एक काम करो, अब बचा क्या? अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये बचा कितना? एन यू। इस यू को इधर ले जाऊं? बोलो, ले जा सकता हूं? अब स्क्वायर कर दें तो आसान है। स्क्वायर करेंगे तो ये यू स्क्वायर प्लस 2gh बराबर यू कॉमन ले लें, तो यू स्क्वायर और n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो जरा, यू स्क्वायर प्लस 2gh बराबर यू स्क्वायर ऐसे ही बने रहने दो, अंदर n-1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यू स्क्वायर प्लस 2gh बराबर यू स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस, बोलो, यू स्क्वायर माइनस 2n यू स्क्वायर। अब बताओ, सिंपल मैथमेटिक्स,
कुछ कट पिट रहा है? यू स्क्वायर से यू स्क्वायर उड़ गए। अब देख लो जरा, कुछ बनता है क्या? कोई फार्मूला बन सकता है क्या इन चारों में से? ये तो 2GH आ रहा है, ठीक है, इन चारों में से मिलाओ, क्या ये तो बनता है क्या? ये सा C बन रहा है क्या? 2GH धरा गया, इसमें से क्या कॉमन ले लूं? N कॉमन ले लूं, N कॉमन ले लिया, और यू स्क्वायर भी कॉमन आ रहे हैं। यहां क्या बचा? N, इधर क्या बचा? 2, देखो C बन गया। समझ आई बात? इस क्वेश्चन में बच्चों से जो गलती होती है वो भी सीख लो। कई बच्चों का आंसर ए निकलता है। क्या गलती करते हैं वो? क्या करते हैं कि ये u हो गया, ये v हो गया, और गलती से लिख लेते हैं कि h ऊंचाई से नीचे आ रहा है, तो फार्मूला लग गया √2h/g। तो ये जो T2 को √2h/g गलती से मान लेते हैं। दिमाग में क्या था कि वो ड्रॉप वाला केस हो गया। ड्रॉप वाला केस तो है नहीं है ना, गिराने वाला केस है क्या? ये तो जो है ऊपर फेंकने वाला दूसरा केस है, इसलिए √2h/g नहीं होगा। अगर आप इसको T1 को √2h/g करोगे तो उसने पहले से ही आंसर दे रखा है, तो इसी पर टिक कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे राज भी यही है कि बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, इसलिए एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा। और थोड़ा सा जो कई होता है ना, कई बार फेवरेट क्वेश्चन होते हैं किसी किसी एग्जामिनर के, तो भले ही वो बड़ा हो लंबा हो लेकिन वो डाल देता है, लेकिन सारे नहीं होते। 45 के 45, 50 के 50 ऐसे नहीं होते, एक आध कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो अगला देखें, समझ में तो आ गया? चलो इस पे आ जाओ, करो, ये आपके लेवल का, नीट का। A particle of unit mass undergoes one dimension motion such that its velocity varies according to Vx बराबर कितना? bx की पावर -2n, where b and n are क्या दिए हुए हैं? कांस्टेंट दिए हुए हैं। एंड x is the position of particle, acceleration of particle बताना है कि ये फंक्शन बताना है क्या होगा। बोलो क्या होना चाहिए? ए चेक करते हैं। देखो ये Vx का मतलब Vx का फंक्शन है, ये सिंपल है। V बराबर क्या मानोगे? bx की पावर -2n, ठीक बात है। अब निकालना क्या है जरा सोचो। एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है, तो v से त्वरण कैसे निकालते हैं? एक तो तरीका है कि त्वरण निकालना है तो बोलो a बराबर dv/dt, लेकिन ये तब होता है जब यहां टाइम हो, टाइम तो है ही नहीं है। तो फिर कौन सा फॉर्मूला? अभी जो एक और बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, v dv/dx। चलो कर दो, v की वैल्यू एज इट इज यहीं पुट कर दो, b x की पावर -2n dv/dx, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल b ऐसे ही रहेगा। बोलो ये माइनस के 2n आगे आएंगे, यही फार्मूला बताया था, जो पावर है वो आगे ले लो, -2n आगे आ गई, और x की पावर इस -2n में से क्या करेंगे? एक घटा देंगे। घटा दिया तो देख लो, मिला लो कौन सा आ रहा है। ये मिल रहा है क्या? माइनस के 2n -4n हो गए, -4n -1, और इधर -2n इंटू बी स्क्वायर, ये मिल गया, ठीक है, सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पे आते हैं। एक और क्वेश्चन है, बताओ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v दिया है, a और b नियतांक हैं, डिस्टेंस पूछिए 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में। तो देखो v निकाल, v बराबर दिया है at प्लस bt स्क्वायर, निकालना क्या है? डिस्टेंस, तो इंटीग्रल करना पड़ेगा, उल्टा है। तो इंटीग्रल s बराबर क्या करेंगे? इंटीग्रल v dt, लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 2 कर दो जरा इंटीग्रल, बोलो बताओ at का क्या होगा? t है, t की पावर 1 है, तो उसमें एक जोड़ो, उतने से ही भाग कर दो, तो क्या हो जाएगा? a t² बाय 2 प्लस इसमें आ जाओ b
क्या लिखूं, टी की पावर 1 जोड़ो 3/3। अब लिमिट खोलना है तो a/2 तो बना रहने दो। इस t की जगह लिखो पहले कितना, ऊपर की लिमिट 2 का वर्ग कितना हुआ 4, माइनस करके लिखो 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 गया 3, तो 3 हो गया। ये मन में करना, बहुत सारा लिखना नहीं है। b/3 बोलो, t की पावर पहले ये 2 है, मतलब t की जगह 2 लिखेंगे तो 2 की पावर 3 8। अब इसी t की जगह 1 लिखो, 1 की पावर 3 1, तो 8 में से 1 गया 7, उत्तर हो गया कौन सा आया, सी। ठीक है, चलो छठवें पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। बेकार ये क्रम बदल गया होगा, आप तो जो है वो करो, 17 करो। अब ये तो मैंने अभी बताया ही है, कौन सा लगा दूं, बी। चलो बी, तो ये फायदा हो जाता है। इसका बता दो, चलो जेई मेन 17। एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका गया, एक बॉडी वर्टिकली अपवर्ड फेंकी गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम, बेग समय ग्राफ। बेग पूछा है तो कौन सा होगा, ए, बिल्कुल सही है ए। ये तो नहीं होगा, ये कौन सा होगा, ये स्पीड टाइम होगा, ये होगा स्पीड टाइम, चाल समय होगा, और ये वाला वेलोसिटी टाइम होगा। ये तो अजीब से बने, हो गई नहीं। चलो आ जाओ अगला, ये कुछ 2018 का सवाल है। ऑल द ग्राफ्स आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, पिक इट अप। वो कहता है कि ये सारे के सारे एक ही गति को दर्शा रहे हैं, इनमें से एक गलत है, तो वो कौन सा है गलत, ए बिल्कुल सही है। क्यों ए गलत है, मतलब जो आंसर ए है, गलत पूछा है ना, ये सब सही है और ये गलत है। गलत क्यों है, वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में ग्राफ है, मैंने बताया था आप जो एक्स एक्सिस पर है उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचो, लंबवत लाइन खींचो। ये लाइन अगर ग्राफ को 2 जगह पर कट करे तो इसका मतलब होता है एक ही पोजीशन पर 2 वेग हो गए। तो एक ही लोकेशन पर 2 वेग नहीं हो सकते, मतलब ये वही कहानी होगी कि एक लोकेशन, मतलब आप चौराहे पर खड़े हुए हैं, फूलबाग चौराहे पर, और बाड़े की तरफ भी जा रहे हैं और फूलबाग की तरफ भी आ रहे हैं, तो एक ही जगह पर खड़े रह के आप 2 दिशाओं में नहीं जा सकते, एक ही तरफ जाएंगे ना। और 2 वेलोसिटी भी नहीं हो सकती कि मैं जो है इधर जा रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड से, इधर जा रहा हूं 9 मीटर पर सेकंड से। एक जगह पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो एक ही होगी, परिणामी वेग। तो इसलिए ये तो सही है, क्योंकि हर टाइम पर डिस्टेंस अलग अलग है और डिस्टेंस बढ़ भी रही है। अगर देखना डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होकर ऐसा आ जाता तो क्या ये सही होता, अब ये सही होता क्या, यहां तक तो सही है क्योंकि टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन टाइम के साथ कभी डिस्टेंस घटती नहीं है, हमेशा डिस्टेंस बढ़ती ही है। आप एक बार चलना स्टार्ट हो गए घर से या कहीं से भी, तो जब तक रुक नहीं जाओगे, और रुक भी गए तो यहां से वहां तक की ये बढ़ी हुई दूरी होगी। लौट के घर पे भी आ गए तब भी दूरी तो जुड़ती जाएगी ना, हर कदम आपका जुड़ता जाएगा, चाहे आप लौट के आ जाओ या आगे बढ़ो, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, पथ की लंबाई, आपने किस पथ को तय किया है, वास्तविक पथ की लंबाई। तो अगर इस ग्राफ में ये यहां तक बनाया है, अगर इसको ऐसा बनाते ना इतना, तो ये भी गलत हो जाता। समझ आई बात, ये तो सही है, पोजीशन टाइम ग्राफ हो सकता है, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ बता रहा है, वो डिस्टेंस तो बोला नहीं है इसमें। अगर इसको डिस्टेंस लिखा होता तो ये भी गलत हो जाता। वेलोसिटी में वेलोसिटी नेगेटिव होती है, तो ये भी सही है। इस पे आ जाओ, नीट 2020-22 तक पहुंच रहे हैं अपन धीरे धीरे, फिर 23 पे पहुंचेंगे। बोलो क्या होगा। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड से टॉप ऑफ टावर,
ऐसा चित्र दिमाग में बना लो, ये टावर हो गया, कितनी ऊंचाई का, मान लो किसी भी ऊंचाई का, वो निकालना है। यहां से एक बॉल को नीचे फेंक रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से, ये u हो गई, मान लो u बराबर कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। इट हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से टकराई, 80 मीटर पर सेकेंड। तो हाइट कितनी है, सिंपल फॉर्मूला है 9th क्लास का। यस 300 v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, बस s निकाल लो। h बराबर क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a की जगह g रख दो, ये आ रहा है। ठीक है ना, कर लोगे, इस पे आ जाओ। अच्छा सवाल है 2021 का। A small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at time t equal to 0। विरामावस्था से t बराबर 0 से एक छोटा ब्लॉक चिकने नत समतल पर नीचे की ओर फिसल रहा है। थीटा कौन है, नीचे फिसलेगा तो कितना त्वरण लगता है, g साइन थीटा। ठीक है, और सीधे ऊपर हाथ से नीचे आता है तो g लगता है, ये सबको पता है। तिरछे g साइन थीटा, सीधे g। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूं। यदि अंतराल t बराबर n-1 से t बराबर n के बीच ब्लॉक द्वारा चली गई दूरी कितनी है, Sn है, तो Sn बटे Sn प्लस 1 कितना है, का अनुपात कितना है, तो अपन ने सीधा लिखा Sn बटा Sn प्लस 1। अब जरा यहां सोचना, बहुत सिंपल है, n-1 से n के बीच की दूरी Sn है, तो ये Sn कौन सी है, nवें समय की दूरी हो गई ना। अगर मैं कहूं चौथे समय में चली गई दूरी इतनी, चौथे सेकंड में चली गई दूरी इतनी, तो चौथे सेकंड का मतलब क्या होता है, 4 सेकंड माइनस 3 सेकंड। मैं कहता हूं 8th सेकंड की डिस्टेंस, इसका मतलब टोटल 8 माइनस 7 की डिस्टेंस। तो अगर मैं कहता हूं nth सेकंड की डिस्टेंस, तो n सेकंड माइनस n-1, तो वो n-1 और n के बीच की दूरी Sn है, तो ये Sn कौन सी हो गई, nth सेकंड की डिस्टेंस। अब nth सेकंड की डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, u प्लस a बाई 2, 2n-1। u तो 0 होगा क्योंकि नीचे की ओर खिसकना स्टार्ट कर रहा है विरामावस्था से, u 0 दिया है, u 0 है, तो u तो 0 लिख दूं, क्या लिख दूं, नीचे खिसक रहा है तो a बाई 2, ब्रैकेट बोलो 2n-1। इधर आ जाओ नीचे वाले में, यही फॉर्मूला लगेगा, बस समय की जगह कितना आ गया, n की जगह n प्लस 1। एक्सीलरेशन तो अभी भी उतना ही लगेगा, बोलो 2n की जगह n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, a बाई 2 कटी गए, इसलिए g साइन थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि a की वैल्यू g साइन थीटा है, तो g साइन थीटा बाई 2 g साइन थीटा बाई 2 करेंगे तो कट जाएगा, तो जरूरत ही नहीं है। जो भी एक्सीलरेशन है इधर a मान लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन समझाया कि अगर तिरछे गिरेगा न समतल पे तो g साइन थीटा लगता है। क्या आंसर आ गया, C 2n प्लस 2, 2 में से एक गया प्लस का 1, तो 2n प्लस 1। समझ में आ गया, बोलो आंसर इज C। किधर है, अच्छा ये है। 21 पर पहुंच गए, आ जाओ 22 पर, ये तो बता ही था। 22 में तो बिल्कुल सरल सवाल पूछे गए थे। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या निकालना है, वेलोसिटी का रेशो। तो वेग किससे निकलता है, वेलोसिटी tan थीटा से। तो बोलो v1 बाय v2 बराबर कितना, tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2। थीटा 1 कितना, पहला वाला जो पहले दिया हो 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan थीटा 2 45, tan 45 कितना 1, बस यही आ गया आंसर 1/√3 C। ठीक है, बोलो
B1357 बताया था शुरुआत में पहले दिन। ये दूसरे तीसरे चौथे सेकंड में चली गई दूरी, यानी एसएनथ का फॉर्मूला लगेगा u तो 0, a/2 2n माइनस 1, n की जगह 1 2 3 लिखते जाओ। 1 लिखा तो 1 इंटू 2 माइनस 1 कितना आया, बोलो 1 आया। 2 लिखो 3 आया, 3 लिखो, ये चलेगा 1 3 5 7 9। ठीक है, इसी सवाल में वो ऐसा कहता 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड में इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, यानी पूरे फुल सेकंड की बात कर रहा है वो। तो फिर सूत्र ये नहीं लगता, फिर लगता u प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ AT स्क्वायर, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, तो टी की जगह 1 2 3 लिखते तो ये आता। समझ आई बात, समझ आ गई। अगर ये पूछते हैं तो ये, और इसमें ये पूछते हैं तो ये, दोनों अलग अलग सवाल हैं, एक ही मत मान लेना। आ जाओ इस पे, जेई मेंस 2022 लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। बोलो, t बराबर √x प्लस 4, तो dx बटे dt t बराबर 4 सेकंड पर कितना है? 0। गुड, सही है। देखो t बराबर √x प्लस 4 है, आपको dx अपॉन dt निकालना है, तो पहले x को तो निकालो, यहां से x तो दिया नहीं है, तो 4 को इधर ले जाओ, तो √x बराबर t माइनस 4, क्लास का क्वेश्चन है सीधे सीधे। तो x बराबर क्या हो गया, t माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। अब अपने को निकालना है dx ओवर dt, करो डिफरेंशियल, 2 आगे आ गया, अभी बताया था, t माइनस 4, 2 में से 1 चला गया, ये बचा। अब उसने कहा है कि 4 सेकंड पे निकालना है, ऐसे नहीं निकालना, 4 सेकंड पे, तो t की जगह क्या लिख दो, 4, 4 माइनस 4 कितने होते हैं, बस यही आंसर आ गया। ठीक है, तो अपन 2022 तक के कर लिए, 2023 वाला अपन कब करेंगे, 7 तारीख को करेंगे, 7 मई को करेंगे, है ना। ऐसे ही आएंगे, एक क्वेश्चन का वेटेज है इसमें, केवल एक क्वेश्चन का। ठीक है, काइनेमेटिक्स में इस 1 डायमेंशन से एक क्वेश्चन आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो इसी में से थोड़ा बहुत डेटा चेंज करते हुए आ जाएगा। ठीक है, तो इनको आप एक बार और घर पे रिवाइज कर लेना, फॉर्मूले जो मैंने आज आपको रिवाइज करवाए उनको रिवाइज कर लेना। ठीक है, कुछ सवाल मैंने करवा दिए बैक ईयर्स के, वो आप यहाँ पे कर लो, और कई क्वेश्चंस जो आपके अब क्या साथ साथ करते चलो। इतना तो मैंने करा दिया, अब 1 घंटा 1.5 घंटा आपको घर पे भी देना है, तो घर पे क्या करेंगे, फॉर्मूले जो मैंने आज करवाए हैं, कॉन्सेप्ट जो समझाए हैं, उनको एक बार घर पे रिवाइज कर लो। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे फिर से रिवाइज करने में फॉर्मूले उस सारे। ठीक है, और समय बचाते हुए, जरूर नहीं है घर पे ही करेंगे, सर ने कहा है घर पे करना है। अब यहाँ मान लो केमिस्ट्री की क्लास या जहाँ भी केमिस्ट्री जाते हो, वहाँ मान लो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट लेट है, तो उस टाइम का उपयोग करो, उसमें आप रिवाइज करो। ये नहीं घर पे बोला है सर ने तो घर पे ही करेंगे, पूरी आज्ञा मानते हुए अभी नहीं करेंगे, है ना। तो उसको रिवाइज कर लो। फिर जो और क्वेश्चंस जो आपकी शीट में दिए थे मैंने रेगुलर बैच में, उनको भी करो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट। ये वो है कि अगर कुछ नहीं कर रहे तो इतना तो करना ही है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अगर इतना नहीं किया तो फिर टोटली घर बैठ जाओ, इतना तो करना ही पड़ेगा। और अगर अच्छा करना है तो फिर अपने को जो क्लास में करवाए गए क्वेश्चंस हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करना है। ठीक है ना, काम इससे भी चल जाएगा, सिलेक्शन इससे हो जाएगा, रैंक क्लास से बनेगी। मतलब इतना कर लिया तो फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन रुकेगा नहीं, ये गारंटी है।
लेकिन अपने को रैंक चाहिए तो फिर क्लास में जो क्वेश्चंस अपन ने करे हैं सारे के सारे, उनको फिर से रिवाइज करने की एक बार और ज़रूरत है। फास्ट रिवीजन हो जाएगा जल्दी जल्दी एक बार से करोगे तो, क्योंकि इतना अपन कर लिए ना, फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता है दिमाग तेज चलता है। जो सवाल आप जो है, आपने भी देखा होगा, जो सवाल जो प्रॉब्लम्स आप जो है रेगुलर बैच में आधे घंटे में चीज़ों को समझते थे, अब वही 5 मिनट में समझ रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता है ना, ये साइकोलॉजी है, दिमाग तेज चलने लगता है। ठीक है, जैसे 12th में भी देखते हैं ना, पता चल जाएगा ये वाला क्वेश्चन आ रहा है ना, तो फिर रात में वो 10 मिनट में याद हो जाए, कितना भी बड़ा पेज का हो, 2 पेज का, 3 पेज का, 10 मिनट लगेंगे उसको याद करने में। और जो साल भर से याद नहीं हुआ वो 10 मिनट में याद हो जाता है। वही दिमाग है, वही आप हो, वो 10 मिनट में कैसे हो गया? क्योंकि मालूम है कि यही आ रहा है। तो वही तो बता रहा हूँ कि यही आना है। ये जो 30 पन्ने आप भरेंगे ना, इन 30 पन्नों से ही आएगा। तो इसलिए आप इनको तो अच्छी तरीके से कर ही लो। चलो कल रिवाइज करेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, मोशन इन प्लेन। इसकी शीट में अभी आपको ऐप पर डाल दूंगा।